गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है। इसको देखते हुए हमारे विद्यालय के टीचरों द्वारा आप लोग को घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कराई जा रही है। तो इस संबंध में आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 में वर्गीकरण चैप्टर पढ़ाऊँगा। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है जीव जगत का वर्गीकरण। अब बात करते हैं जीवों में ये वर्गीकरण होता क्या है, तो वर्गीकरण की परिभाषा क्या होती है और वर्गीकरण किसे कहते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं वर्गीकरण होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर कई सारे जीव जंतु रहते हैं, पौधों की कई जातियां रहती हैं, अनगिनत जातियां हैं, कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात। इसी चीज़ को देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने जब यह अध्ययन आरंभ करना स्टार्ट किया तो उन्हें लगा कि इन सभी जीवों को हम एक नोट्स बनाकर या फिर हम उसे एक क्रमबद्ध तरीके से अपने भविष्य में नई आने वाली पीढ़ी को देने के लिए उन्हें हम संरक्षित करें। इसी संबंध में उन्होंने वर्गीकरण करना स्टार्ट किया। अब देखते हैं वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं वर्गीकरण का सीधा सा अर्थ होता है वर्गीकृत करना। अर्थात किसी जीव को छोटे छोटे समूह में रखना। वर्गीकरण का एक साधारण सा अर्थ हम वर्गीकृत से निकाल सकते हैं, जिन्हें हम छोटे छोटे समूहों में हम उनके लक्षणों और आकार आकृति तथा उनके रहन सहन के आधार पर उनको छोटे छोटे समूहों में रखते हैं। इस प्रकार से हम वर्गीकरण का एक परिभाषा भी तय करते हैं। जैसे जीवधारियों को उनकी समानता तथा असमानता व लक्षण आवास रंग रूप के आधार पर छोटे छोटे समूहों में, देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, जीवधारियों को उनकी समानता तथा असमानता व लक्षण आवास रंग रूप के आधार पर छोटे छोटे समूहों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से बच्चों वर्गीकरण की परिभाषा यह बनती है, जिसमें जीवधारियों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर छोटे छोटे वर्गों में या समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उक्त जीवधारी, जिन भी जीवधारी को हम छोटे छोटे समूहों में बांट रहे हैं, उनमें क्या समानता है, क्या असमानता है, किस प्रकार से एक जीवधारी दूसरे जीवधारी से भिन्न है। इसका हम पृथक पृथक रूप से उनके लक्षण, रंग रूप, आकार और उनके आवासीय क्षेत्रों के आधार पर हम उनको
देख पाते हैं और समझ पाते हैं। इस प्रकार से हमें आसानी होती है। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की उपयोगिता के बारे में कि क्यों वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, तकरीबन 3.5 लाख जंतु और 4.5 लाख वनस्पतियों जो अभी तक ज्ञात है। इसके अलावा इन सारी जीव जंतुओं का यह जो ज्ञात सिलसिला है, अब इनमें इतने सारे समूहों को रखने के लिए हमें किसी न किसी मेथड की आवश्यकता होगी या विधि की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि अगर इन सभी जंतुओं को हम वर्गीकृत समूहों में रख रहे हैं तो उनको हम किस क्रम में रखें ताकि हमें अध्ययन करने में आसानी हो। इस समस्या को देखते हुए वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण का सहारा लिया। अब वर्गीकरण में किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया जाता है, सबसे पहले हम उसको जानेंगे। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण की पद्धति। तो वर्गीकरण की मुख्यतः 3 पद्धतियां हैं। हमारी कृत्रिम पद्धति, दूसरी आती है प्राकृतिक पद्धति और तीसरी आती है जाति वृत्तीय पद्धति। कृत्रिम पद्धति के अनुसार क्या होता है, जीवों के जो रहन सहन और उनके लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। इसकी विशेषता है जीवधारी के लक्षणों के आधार पर। ठीक है। दूसरा आता है प्राकृतिक पद्धति। प्राकृतिक पद्धति के अनुसार जीवधारी जिस वास स्थान में उत्पन्न होता है उसके अनुसार उसका वर्गीकरण ठीक है। इसके अलावा तीसरा आता है जाति वृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है कि जीवधारी का वर्गीकरण उसके पूर्वजों के आधार पर, अर्थात उस जीवधारी की उत्पत्ति रचना उसके किस निकटवर्ती पूर्वज से समरूपता दर्शाती है या उससे समान होती है, उसके आधार पर उनको समूहों में बांटा जाता है। इसमें जीवधारी की उत्पत्ति की समानता के आधार पर वर्गीकरण होता है। इस प्रकार से यह 3 मुख्य पद्धतियां हैं, जिनमें पहला है कृत्रिम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन और तीसरा है जाति वृत्तीय पद्धति, जिसके अंतर्गत इस प्रकार से जीवधारियों के इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए
हम उसका वर्गीकरण करते हैं। अब वर्गीकरण से हमें लाभ क्या मिलता है बच्चों, आइए हम देखते हैं। पहला, पृथ्वी पर जीवधारियों की उत्पत्ति, किस प्रकार से जीवधारियों की उत्पत्ति हुई है और उनका विकास कैसे हुआ है, इन तथ्यों को समझने में हमें वर्गीकरण से सहायता मिलती है। पृथ्वी पर जीवधारियों की उत्पत्ति का प्रमाण। दूसरा, जीवधारी की विकास क्रमबद्धता का पता चलता है या प्रमाण मिलता है। तीसरा, जीवधारी की शारीरिक रचना में हुआ परिवर्तन का पता चलता है। ठीक है। चौथा, पृथ्वी की भौगोलिक दशा व परितंत्र में हुआ परिवर्तन इस प्रकार से बच्चों वर्गीकरण से कई सारे लाभ हमें मिलते हैं। इसमें एक और लाभ है, सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसका यही है कि एक ही स्थान पर बैठकर हम संसार के सभी जीवधारियों का अध्ययन कर उनकी विशेषताओं को समझ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि संसार के हर एक जीवधारी का हम एक स्थान पर बैठकर सुलभता से वर्गीकरण के द्वारा उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं, उनकी विशेषता, उनके लक्षणों को समझ सकते हैं, उनके आवासीय परिसर को समझ सकते हैं, कितने वो हानिकारक हैं, कितने लाभदायक हैं, किस प्रकार से उनका जन्म होता है, कितने वर्ष उनकी आयु होती है। ये सारी जानकारी हम वर्गीकरण के माध्यम से किसी भी जीवधारी का हम प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से वर्गीकरण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, जिसके द्वारा हम किसी भी जीवधारी के बारे में आसानी से जान सकते हैं। यहाँ तक कि उस उक्त जीवधारी को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है या
हमारे यहाँ किन नामों से जाना जाता है और एक विश्व में उसका एक यूनिक नाम क्या है, जिससे हम लेकर किसी भी व्यक्ति को उस जीवधारी के बारे में हम बता सकते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे से उस जीवधारी के बारे में आसानी से समझ सकें। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं वर्गीकरण के इतिहास के बारे में कि वर्गीकरण कैसे आरंभ हुआ। तो वर्गीकरण के क्षेत्र में सबसे पहला नाम आता है कैरोलस लीनियस का। कैरोलस लीनियस ने सन 1758 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरी नामक अपनी पुस्तक में जीवधारियों का वर्गीकरण किया। कैरोलस लीनियस ने सन 1758 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरी नामक अपनी पुस्तक के अंतर्गत जीवधारियों का वर्गीकरण किया। इन्होंने इस पुस्तक में लगभग 4236 जीवधारियों का वर्गीकरण किया। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में 4236 जीवधारियों का वर्गीकरण किया। सबसे पहले बच्चों, कैरोलस लीनियस ही एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वर्गीकरण के रूप में सबसे पहले 4236 जीवधारियों का नामांकन किया और उसे अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी के अंतर्गत अंकित किया। अब 4236 जो जीवधारी थे उन जीवधारियों में उन्होंने किसके अनुसार या किन लक्षणों के साथ इनका वर्गीकरण किया, आइए उसके बारे में जानते हैं हम। इनकी पद्धति क्या थी? पहला, इन्होंने वर्गीकरण को मुख्य दो जगत में विभाजित किया। मुख्य दो जगत में विभाजित किया, पादप जगत और जंतु जगत। इसके अनुसार उन्होंने इन दो जगतों में जीवों को विभाजित करने का अपना दो नज़रिया बनाया, जिसके द्वारा वो पहचान करके
कौन सा जीवधारी पादप की श्रेणी में होगा और कौन सा जंतु की श्रेणी में रखा जाए, इसको उन्होंने तय किया। उनके वो तथ्य क्या थे? पहला तथ्य यह था कि इस प्रकार की कोशिका वाले जीवधारी, जिनकी इस प्रकार की कोशिका जिसकी बाहरी भित्ति या सेल वॉल, जिसको हम कहते हैं सेलुलोज की बनी, दृढ़ या सख्त हो, और दूसरी थी जिनमें क्लोरोफिल यानी हरित लवण पाया जाता है। इस प्रकार से उन्होंने इन दो तथ्यों के आधार पर पादप जगत व जंतु जगत को वर्गीकरण किया। कौन से दो तथ्य थे? इस प्रकार की कोशिका जिसकी बाहरी भित्ति यानी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी दृढ़ या सख्त संरचना वाली हो, उन्हें वो पादप जगत में रखते हैं। इसके अलावा जिन कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें उन्होंने पादप जगत में रखा। इसके अलावा इन दोनों के अलावा जो भी उनमें मतलब ऐसी कोशिका जिनमें ना ही सेल वॉल सेलुलोज का बना हो और ना ही उसमें क्लोरोफिल पाया जाता हो, इस प्रकार की कोशिका वाले जीवधारी को उन्होंने जंतु जगत की श्रेणी में रखा। तो बच्चों, आज हमने वर्गीकरण क्या होता है, उसकी आवश्यकता और उसके बारे में जाना। तो उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के आधुनिक चरण के बारे में, अर्थात आधुनिक वर्गीकरण कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।